थैंक्सगिविंग में सिर्फ 3 दिन बचे थे। एक हेल्थी एंड इंटेलिजेंट मेडिकल स्टूडेंट ने एक फेमस और इंटरेस्टिंग गुफा का एक्सपीरियंस करने का फैसला किया, जो बिगिनर्स के लिए सूटेबल मानी जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी गलती ने पूरी कहानी बदल दी। एक गलत मोड़ लेने से एक ऐसी ट्रेजेडी हुई जो आज भी लोगों के मन में डर और क्यूरियोसिटी को जन्म देती है। यह ट्रेजेडी द नटी पटी इवेंट के नाम से जानी जाती है। इस वीडियो में हम इस सैड स्टोरी को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम यह सवाल उठाते हैं, कैसे एक जवान हेल्थी इंसान जॉन एडवर्ड जोन्स, जो एक ऐसी गुफा में गया जहां हर साल हजारों लोग जाते हैं, वहां से वापस नहीं लौट पाया और अपने परिवार और दोस्तों के साथ थैंक्सगिविंग का फेस्टिवल नहीं मना पाया। हम इंटरनेट पर चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश करेंगे और इस कहानी के सभी पहलुओं को आपके सामने रखेंगे, ताकि आप इस सैड एक्सीडेंट के रीजंस को अच्छी तरह समझ सकें। जॉन ने अपनी पहली केव एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस बचपन में किया था, जब उनके पिता उन्हें अपने साथ लेकर जाते थे। लेकिन उसके बाद उन्हें अपने केव क्रॉलिंग स्किल्स को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिला। 24 नवंबर की शाम रात 8 बजे एक बुधवार को जॉन अपने छोटे भाई जॉश के साथ मिलकर एक केव एक्सप्लोर करने के लिए निकले। उनके लिमिटेड एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्होंने नटी पटी केव को चुना, जो टूरिस्ट और केव एक्सप्लोरर्स के बीच फेमस थी और हर साल हजारों लोग यहां आते हैं। जॉन ने अपनी छोटी बेटी और प्रेग्नेंट पत्नी एमिली से अलविदा कहकर जॉश के साथ मिलकर यूटा काउंटी में नटी पटी केव के गेट पर कदम रखा। वे अकेले नहीं थे, उनके साथ 9 और दोस्त और उनके साथी थे, जो केव एक्सप्लोर के रूल्स के अकॉर्डिंग 2 लोगों के होने के रूल को पूरा कर रहे थे। खास बात यह थी कि उनमें से किसी ने भी इस केव को पहले नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ एक मैप और दूसरों के कहने पर अपनी ट्रैवल जर्नी शुरू की। अपने इस अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेना जरूरी होगा। नटी पटी केव का सिर्फ एक ही गेट है, जो केवल 1.8 मीटर चौड़ा है, इसलिए आप एक रास्ते पर चलकर दूसरे गेट से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसी केव्स में एक्सप्लोरर्स रास्ते से होते हुए एक कमरे में पहुंचते हैं, जिसे ओपनिंग कहा जाता है, जहां वे या तो वापस मुड़ सकते हैं या अगले ओपनिंग की ओर बढ़ सकते हैं। इसीलिए ऐसे रास्ते को सिलेक्ट करना जरूरी है जो पहले से एक्सप्लोर्ड हो, ताकि आपको वापस मुड़ने के लिए जगह मिल सके और आप रास्ते से भटक न जाएं। बेशक नटी पटी केव एक सुंदर गुफा है, जिसमें कई ट्रैवलर फ्रेंडली प्लेसेस हैं, जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं। इनमें से कुछ प्लेसेस को बिग रूम, द मेज और बिग स्लाइड के नाम से जाना जाता है, जो 45 डिग्री के तेज ढलान पर नीचे की ओर जाता है। लेकिन कमरा इतना बड़ा है कि उसमें आराम से चल फिर सकते हैं। ज्यादातर केव एक्सप्लोरर्स ये प्लेस हाई देखते हैं और बिग स्लोप के बाद वापस लौट जाते हैं, क्योंकि असली चैलेंजेस तो इसके आगे स्टार्ट होते हैं। इस पार्ट में एक रूम 2 रास्तों में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट वाला रास्ता, जो अच्छे से एक्सप्लोर्ड और मैप किया गया है, बॉब्स पुश या बर्थ कैनाल के नाम से जाना जाता है, जहां से गुजरने के लिए एक्सप्लोरर्स को अपने पेट को अंदर दबाना पड़ता है। ये एक बहुत ही छोटी सुरंग है, जो लगभग 100 फीट लंबी और मोस्टली सीधी है। बर्थ कैनाल में पहले भी कई लोग फंस चुके हैं, लेकिन सक्सेसफुल रेस्क्यू के एफर्ट्स किए गए हैं। यह कैनाल एक ओपनिंग में खुल जाती है, जो इतनी चौड़ी होती है कि लोग वहां आराम कर सकें और फैसला कर सकें कि वापस लौटना है या एक और छोटे रास्ते एओर्टा क्रॉल की ओर आगे बढ़ना है। यह गुफा का हिस्सा कम लोग यूज करते हैं, क्योंकि इसमें रास्ता बहुत ही छोटा और लंबा है, जो ज्यादा एक्सपीरियंस मांगता है। वहां मौजूद लोगों के बयान के अकॉर्डिंग, जो उस दिन ट्रेजेडी के गवाह थे, दोस्तों और बचावकर्ताओं ने बताया कि जॉन और टीम ने फैसला किया कि वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे और केव के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। जॉन ने अपने भाई जॉश के साथ टीम बनाने का डिसीजन लिया और वो दोनों बॉब पुश एरिया की ओर चले। जॉन अपनी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी के साथ आगे बढ़ा और जोश उसके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन कहानी में मुसीबतें तब शुरू होती है जब वे बिग स्लाइड रूम से गुजरते हैं। हालांकि जॉन बर्थ कैनाल से होकर जाना चाहता था, लेकिन गलती से गलत पैसेजवे में चला जाता है, सोचते हुए कि वो बर्थ कैनाल में है। क्रॉलिंग करते हुए उसने बाईं ओर मुड़ने का डिसीजन लिया और एक कम एक्सप्लोर्ड एरिया एड्स पुश में पहुंच गया, जो उन्हें एक अनएक्सपेक्टेड एंडिंग तक ले गया। एड्स पुश पैसेजवे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कभी अच्छे से डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया था। ज्यादातर नए पैसेजवे को स्पेलंकर्स, यानी जो गुफाओं को एक्सप्लोर करते हैं, उनके लिए मैप्ड एंड एक्सप्लोर किया जाता है, ताकि नेविगेशन में आसानी हो सके। रूल्स इजी है, अगर कोई एरिया अच्छे से मैप्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो केव एक्सप्लोरर्स के एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। अथॉरिटीज ने कुछ एरिया, जैसे कि एड्स पुश, को बंद करने के लिए भी सोचा, लेकिन बाद में इस आइडिया को डिक्लाइन कर दिया गया,
यह समझाते हुए कि ये एक जंगली केव है और उसको बंद करना उस केव के एक्सपीरियंस को खत्म कर देगा। फिर भी जॉन ने इस पैसेजवे को चुना, जो लगभग 30 फीट लंबी रोलर कोस्टर राइड के जैसा था, जिसमें कई मोड़ और टर्न थे, जिसको नेविगेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस केव से गुजरने के लिए क्रैम्प्ड लाइमस्टोन टनल्स से होकर एक स्पेशल टेक्निक से क्रॉल करना पड़ता था, जो जमीन के नीचे के एक कीड़े के रास्ते के जैसा था, जिसमें क्रॉल करने के लिए पहले हाथों से, फिर कंधों से और फिर पैरों से पुश करना पड़ता था। बर्थ कैनाल की तरह इसमें आगे पुश होना इतना आसान नहीं था। आखिरकार जॉन एड्स पुश के एक सबसे खतरनाक पार्ट, कॉर्कस्क्रू, तक पहुंच गया। ये एरिया पहले एक एक्सीडेंट की वजह फेमस हुआ था, जो 2004 में 16 साल के ब्रोक क्लार्क के साथ हुआ था। वह जॉन के मुकाबले बहुत छोटा था, केवल 5 फीट 7 इंच लंबा और 64 किलो का, जबकि जॉन 6 फीट लंबा और 90 किलो का था। क्लार्क को कॉर्कस्क्रू पैसेजवे में मुड़ने की कोशिश में फंस गया था और उसे बचाने में टीम को 14 घंटे लग गए थे। जॉन ने अपने आप को एल आकार की पोजीशन में मोड़कर कॉर्कस्क्रू कंप्रेशन को पार कर लिया, सोचते हुए कि उसने वो काम कर लिया जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। लेकिन उसे आने वाले चैलेंजेस का पता नहीं था। पैसेजवे थोड़ा चौड़ा और सीधा हो गया था। अब जॉन लिड्स की ओर जा रहा था। जॉन को पता था कि अब वो वहां मुड़ नहीं पाएगा। उसे आगे कोई ओपनिंग ढूंढनी होगी ताकि वो वापस मुड़ सके। लिड्स के पास पहुंचते हुए उसे अपने फेफड़ों से सारी हवा निकालकर वहां से गुजरना पड़ा। लेकिन इतनी तंग जगह से गुजरने के बाद भी उसे कोई ओपनिंग नहीं मिली थी और 45 डिग्री ढलान ने जॉन को ग्रेविटी के साथ नीचे खींचना शुरू कर दिया था। जॉन ने अपने हाथों से खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पहले से ही बहुत ज्यादा थका चुका था। इसलिए उसने तय किया कि वो थोड़ा और आगे बढ़ेगा ताकि किसी चीज पर झुक सके और सोच सके कि आगे क्या करना है। जब वो एक जगह रुक गया था, उसने जोश को सिग्नल दिया कि वो उसका पीछा ना करे, क्योंकि ढलान कंडीशन को और खराब बना देगा। जोश के साथ बातचीत करने के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया कि सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आगे जाकर कोई चौड़ी जगह सर्च की जाए जहां मुड़ना पॉसिबल हो। पहले से थके हुए जॉन ने आगे क्रॉलिंग करना शुरू किया और उसने एक ओपनिंग देखी जिसने उसे उम्मीद दी। उसके सामने की ओपनिंग ठीक वैसे ही दिख रही थी जैसे बर्थ कैनाल के एंडिंग में होती है, जहां से गुजरने के बाद बिग रूम मिलता है। उसने सोचा कि यह भी वैसा ही पैसेजवे है जैसा पहले कॉर्कस्क्रू पैसेजवे में था, जहां एल आकार में मुड़कर गुजरना पड़ता है। लेकिन जब उसने ओपनिंग में एंटर किया तो उसे एहसास हुआ कि आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसका आधा शरीर पहले से ही अंदर घुस चुका था। और बुरी बात यह थी कि बेंड ने उसे उसकी पसलियों के नीचे से एक हुक की तरह पकड़ लिया था। उसने इस कंडीशन से खुद को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके हाथ यूजलेस कंडीशन में थे, क्योंकि उसका एक हाथ उसके नीचे दब गया था और दूसरा एक चट्टान की उभरी हुई जगह की वजह से पीछे की तरफ चला गया था। कंडीशन और भी खराब हो गई, क्योंकि 10 से 18 इंच की एक होल से बाहर निकलना, जो एक माइक्रोवेव से भी छोटा था, बिना एक्सटर्नल हेल्प के लगभग इम्पॉसिबल था। जब जॉन ने अपने मांसपेशियों को ढीला किया तो उसका शरीर इस होल के सबसे नैरो हिस्से की ओर खिसक गया, जो कि बस 8 इंच चौड़ा था, जिससे जॉन के लिए सांस लेना और भी मुश्किल हो गया। जॉन ने घबराना शुरू कर दिया और मदद के लिए जोश को बुलाने लगा। जोश ने अपनी टांगों को आगे रखकर जॉन की ओर क्रॉलिंग करके आने की कोशिश की ताकि वो भी वहां फंसे नहीं, लेकिन उसे जॉन के सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करने में काफी समय लग गया था। आखिरकार जोश जॉन तक पहुंच गया और उसने जो देखा उससे वो बहुत डर गया, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और जॉन को शांत करने की कोशिश की। उसके पैर और उसके होल के बीच में फंसे होने की कंडीशन को देखकर जोश ने कहा, "That's when I knew it was serious." जोश ने जॉन के काव्स को अपने पैरों से लपेटा और उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। करीब 1 घंटे की मशक्कत करने के बाद दोनों थक गए और उन्होंने प्रोफेशनल से मदद लेने का फैसला किया। एक क्विक प्रेयर करने के बाद जोश ने प्रॉमिस किया कि वो जल्द से जल्द वापस आएगा। जब जोश मदद लेने गया तो उनके कुछ परिवार के सदस्य और दोस्त जॉन के पास पहुंच गए। जितना करीब वो जा सकते थे वो उतना उसके करीब गए ताकि उससे बात कर सके। धीरे धीरे ग्रेविटी जॉन को और गहराई में धकेलने लगी और उसे डायाफ्राम पर दबाव की वजह से सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। हर सेकंड जॉन की जिंदगी के खिलाफ जा रहा था। पहली रेस्क्यूअर जो अपना सामान छोड़कर तुरंत गुफा की ओर दौड़ी वो सूजी थी। जोश को हेल्प लाने में लगभग 3 घंटे लगे और तब तक सूजी जॉन तक पहुंच गई थी। सूजी को केव के उस हिस्से और ट्रिकी कॉर्कस्क्रू पैसेज के बारे में जानकारी थी, इसलिए उसने एहतियात के तौर पर अपने एंकल में एक रस्सी बांधी। केवल 5 फुट 3 इंच ऊंचाई होने की वजह से सूजी ने टनल्स को जोश से जल्दी नेविगेट कर लिया था।
रात के लगभग 12:30 पर जब सूजी जॉन तक पहुंची तो उसका जवाब सरप्राइजिंगली शांत था, क्योंकि जॉन को उम्मीद थी कि एक प्रोफेशनल रेस्क्यूअर उसे इस जाल से जरूर निकाल लेगा। जब सूजी ने पहली बार जॉन से बात की तो जॉन अपनी पीछे की याददाश्त खो चुका था, जिससे यह साबित हुआ कि शायद वो गिर गया था और उसका सिर केव में कहीं लग गया था। सूजी ने जॉन के पैरों में रस्सी बांधी और उसे वहां से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि रास्ता बहुत ट्रिकी था। रस्सी को जॉन के पास तक ले जाने के दौरान रस्सी बहुत घिस गई थी, जिससे रस्सी उतनी मजबूत नहीं रही। सूजी ने कई अग्रेसिव टेक्निक से कोशिश की, लेकिन जॉन का शरीर कुछ इंच ही खिसक पाया और जैसे ही सूजी ने रस्सी छोड़ी वो फिर से वापस चला गया। सूजी को पता था कि इस कंडीशन को एक एडवांस्ड टेक्निक से ही सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि 2004 में ब्रॉक को बचाने के लिए यूज किया गया पुली सिस्टम। इस बीच 20 रेस्क्यूअर्स की एक बड़ी टीम केव के पास पहुंच गई थी ताकि चर्चा कर सके कि आगे क्या करना है। कई फैक्टर्स उनके रेस्क्यू प्लान को अफेक्ट कर रहे थे, जैसे कि जॉन की एंट्रेंस से 400 फीट की दूरी, जिससे एक रेस्क्यूअर को जॉन तक पहुंचने में 1 घंटा लगता था। उन्हें कॉर्कस्क्रू एरिया का भी ध्यान रखना पड़ा, जो बड़े टूल्स को ले जाने की उनकी एबिलिटी को कम कर रहा था। इस केव की रॉक्स भी बहुत सख्त थीं, इसलिए पुलिस सिस्टम के लिए हर हुक को इंस्टॉल करने में काफी मेहनत लग रही थी। जब रेस्क्यूअर्स पुलिस सिस्टम तैयार कर रहे थे, बाकी टीम के सदस्य जॉन से बात करते रहे ताकि उसे शांत किया जा सके। जॉन एक डिवोटेड क्रिश्चियन था, इसलिए प्रेयर करना उसके लिए बहुत जरूरी था, खासकर इस एक्सट्रीम सिचुएशन में जहां वो जिंदगी और मौत के बीच की झूल रहा था और हर गुजरते समय के साथ वो मौत के और करीब जा रहा था। जॉन पूरी रात उल्टा लटका हुआ था और उसका शरीर अब इस सिचुएशन को सहन नहीं कर पा रहा था और अब उसका शरीर जवाब देने लगा था। ह्यूमन बॉडी इस सिचुएशन के लिए डिजाइन नहीं होती है और लंबे समय तक उल्टा लटका रहना हार्ट, लंग्स और ब्रेन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सारे ऑर्गन्स लंग्स पर दबाव डालने लगते हैं, जिससे लंग्स पूरी तरह से नहीं फैल पाते हैं और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। शरीर में बहुत ज्यादा खून जमा होने लगा, जिससे दिमाग में खून का जमने लगा। हमारा शरीर खून को पैरों से खींचकर प्रॉपर अमाउंट में पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब ब्लड और टॉक्सिन्स का जमाव शरीर के ऊपरी हिस्से, स्पेशली दिमाग में होने लगता है, तो हमारा दिल ज्यादा खून पंप करने लगता है, जिससे हार्ट फेल होने लगता है और ब्लड प्रेशर इनबैलेंस होने लगता है, जिससे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे जॉन को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगा और उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी कमजोर होने लगी। रेस्क्यू टीम के सभी सदस्य थक चुके थे और वे अपनी ताकत बचाने के लिए एक दूसरे के साथ अदला बदली कर रहे थे। कुछ लोग कॉर्कस्क्रू एरिया में फंस गए, जिससे कुछ देरी हुई, लेकिन उन्हें ज्यादा चिंता नहीं हुई क्योंकि वे रस्सी से बंधे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली जॉन के पास यह रस्सी जैसी कोई सुविधा नहीं थी और वो नैरो जगह की वजह से ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। रेस्क्यू टीम ने जॉन को उसकी पत्नी से बात कराने के लिए एक वायर्ड टेलीकॉम सिस्टम लाने का फैसला किया। उसकी पत्नी ने उससे कहा, जॉन, तुम बहुत जोर लगा रहे हो, थोड़ा आराम करो और फिर दुगने जोर से कोशिश करो। उसने अपनी पत्नी को अश्योर किया कि वो जल्द ही बाहर आ जाएगा, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर उसी दिन दोपहर 4 बजे पुलिस सिस्टम तैयार हो गया और 8 लोगों ने मिलकर काम किया। एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रयान था, जॉन के पास था और खींचाई को इफेक्टिव बनाने के लिए उसे जॉन की टांगों को धकेलना पड़ा। जब उन्होंने जॉन को खींचना शुरू किया तो जॉन जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगा, क्योंकि उसकी टांगों में असहनीय दर्द हो रहा था। उसकी टांगें नीली पड़ गई थीं, जिनमें बिल्कुल जान नहीं थी, जो इस बात का साइन था कि टांगों में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा था, जिससे नर्व डैमेज हो रही थी। रेस्क्यू टीम ने कुछ मिनटों के बाद उसे आराम देने के लिए खींचाई रोक दी। धीरे धीरे इंच दर इंच वे जॉन को केव से बाहर खींचने में सफल हो रहे थे, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, क्योंकि रास्ते की ऊंचाई बस 12 इंच थी, जिससे जॉन के पैर छत से टकराने लगे। अब जॉन को उल्टा लटके हुए 19 घंटे हो गए थे और जॉन अपने पैरों को बिल्कुल बेंड नहीं कर पा रहा था। रेस्क्यू टीम ने जॉन की टांगें तोड़ने का सोचा, लेकिन डॉक्टरों ने वार्निंग दी कि इससे सदमे और दिल का दौरा पड़ सकता है। रयान ने जॉन की टांगों को मोड़ना शुरू किया और अचानक एक तेज धमाका हुआ। रयान बेहोश हो गया और जब उसकी आंखें खुली तो उसने चारों ओर खून देखा। उसके चेहरे पर एक पुली या कार्बिनर लग गया था, जिससे उसे चोट आई और उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत हुई। इस हादसे की वजह से जॉन और भी गहराई में फंस गया और उसकी टांगें पूरी तरह से सुन्न हो गईं। रयान के अस्पताल जाने के बाद उसके पिता डेव ने उसकी जगह ली। डेव ने जॉन के शरीर के चारों ओर रस्सी बांधने की कोशिश की,
लेकिन वह जॉन के फंसे हुए शरीर की वजह से ऐसा नहीं कर सका। डेव ने जब पुलिस सिस्टम को फिर से सेट करने की कोशिश की तो वो खुद 15 मिनट तक वहां फंसा रहा। इसके बाद उसे समझ में आया कि 90 किलो के जॉन को बिना खुद उसकी मदद के केवल खींचकर बाहर निकालना इम्पॉसिबल है। डेव को एहसास हुआ कि ऐसा करने से दोनों के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उसने खुद को 12 इंच की सुरंग से बाहर निकाला और ब्रैंडन कोवालिस से उसकी जगह लेने को कहा। ब्रैंडन ने फिर से टेलीकॉम सिस्टम लाया ताकि जॉन अपनी पत्नी एमिली से बात कर सके। जॉन ने उनकी बातों में उम्मीद महसूस की, लेकिन वह समझ चुका था कि स्थिति अब बहुत मुश्किल हो गई है। ब्रैंडन ने बताया कि बेहोश होने से पहले जॉन ने कुछ अजीब आवाजें निकाली जो शायद दम घुटने का संकेत हो सकती थीं। रेस्क्यू टीम ने गड्ढे में इकट्ठा होकर आगे क्या करना है इस पर चर्चा की। रेस्क्यू टीम ने जॉन के पास एक पैरामेडिक भेजा ताकि यह देखा जा सके कि वो अभी भी जिंदा है या नहीं। 25 नवंबर की रात 11:56 जॉन जोन्स को डेड घोषित कर दिया गया। रेस्क्यू टीम ने 24 घंटे से अधिक समय तक बिना रुके काम किया, लेकिन जॉन को बचाने में अनसक्सेसफुल रहे। जॉन की मौत उसी गुफा में हुई और अथॉरिटीज ने केव को सील कर दिया, जो अब जॉन का इटर्नल रेस्टिंग प्लेस बन गई।